गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। आशा करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने पहले वीडियो में हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। इतिहास को कितने भागों में बांटे थे बच्चे लोग? 3 भागों में। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इतिहास को 3 भागों में बांटे थे बच्चे लोग। इतिहास को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। पहला भाग था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग था आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग था ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग था ऐतिहासिक काल, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे बच्चे लोग? आदि ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो काल है जिसकी ना तो कोई साक्ष्य है, ना प्रमाण हम लोग को मिला है, ना कोई पुख्ता जानकारी मिला है। इस इतिहास को सिर्फ कल्पना मात्र के द्वारा बनाया गया है। इसकी ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ना तो कोई चित्रित साक्ष्य मिला है। अभी भी लोगों के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इस काल में मानव क्या क्या कर रहे थे। लेकिन हम लोग कवर किए थे कि इस काल में आग का आविष्कार हुआ था, इस काल में मानव अस्थायी हो गए थे, इस काल में मानव अंतिम संस्कार करने की विधि सीख गए थे। उसके बाद हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का पार्ट 2, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसका तो लिखित साक्ष्य भी है, चित्रित साक्ष्य भी है और शिलालेखों पर लिखी हुई साक्ष्य भी मिला है। फिर भी आज के जो मानव है, इसमें इस काल में क्या लिखा गया था, इसकी लिपि क्या थी, इसकी जानकारी आज भी अधूरी है। यानी इस काल को भी कल्पना मात्र के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। इस काल में भी मानव का सही मीनिंग में उस वस्तु का क्या अर्थ होता था, आज भी हम लोगों के पास जानकारी नहीं प्राप्त है। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बच्चे लोग? आदि ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। क्लास 6 का 3rd चैप्टर, क्लास 6 का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्लास 6 के 3rd चैप्टर आरंभिक नगर। यानी मानव कैसे धीरे धीरे अस्थायी हो गए थे, धीरे धीरे गांव बसने लगे, गांव बस के धीरे धीरे नगर बसने लगा। वही अस्थायी नगर के बारे में पढ़ेंगे कि आरंभिक नगरों की शुरुआत कैसे हुई थी। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। किसके बारे में पढ़ना होगा बच्चे लोग? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव विकसित मानव की ओर अग्रसर हो गया था, एक सभ्य मानव की ओर अग्रसर हो गया था। यानी जो पूरा पाषाण काल के मानव था, सिंधु घाटी सभ्यता आते आते वह मानव कैसा मानव हो गया? एक विकसित मानव हो गए। मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव को विकसित मानव होने के लिए सबसे प्रमुख कार्य था कि मानव कृषि काज करना सीख गया था। क्योंकि मानव पहले अस्थायी नहीं थे, अखेड़ जीवन जी रहे थे। इन मानव को अस्थायी करने के लिए अब मानव को कौन अस्थायी किया? कृषि का काज मानव करना शुरू कर दिया तो मानव अस्थायी हो गए। मानव जब अस्थायी हो गए तो क्या हो गए? एक जगह बसना शुरू कर दिए। एक जगह बसना शुरू हो गया तो गांव, घर, घर के बाद गांव, गांव के बाद क्या होना? धीरे धीरे एक नगर की स्थापना शुरू हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे उस समय काल, उस काल का सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे लोग? सिंधु घाटी और आरंभिक नगर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चे लोग, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है, इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है बच्चे लोग? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी। ऐसा बात नहीं है कि उन लोग हड़प्पा नाम दिया करते थे, नहीं, हम लोग खुद अनुमान लगाएं। क्योंकि हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम किया गया, इसलिए इस सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह सभ्यता के जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जितने भी बस्तियां मिली है, जितने भी नगर मिले हैं, सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य से जम्मू कश्मीर से गुजरती है और पाकिस्तान के बीचों बीच चली जाती है।
इस अब यही सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी 2 क्वेश्चन को मैंने कवर किया बच्चे लोग। पहला, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास जो हुआ था आज से 4700 साल पहले, अनुमान लगाइए, आज से 4700 साल पहले यानी लगभग 2600 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। यह सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। आप ही लोग सोचिएगा, आज से लमसम 5000 साल पहले इस सभ्यता के पास कच्ची पक्की मकान थे, उसके बाद रोड था, उसके बाद इसके बगल में नली थे, उसके बाद स्नानागार थे सभी के घरों में। एक गांव के बीच बड़ा स्नानागार का साक्ष्य मिला जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। आज हम लोग अनुमान लगाइए आप ही लोग कि आज भी गांव में क्या है, आज की भी गांव में घर कैसे मिलते हैं, कच्ची मिलते हैं या कपड़ा के मिलते हैं, ईंट के घर कम मिलते हैं, लेकिन इस सभ्यता के पास ईंट के घर थे। आप ही लोग सोचिएगा, इस सभ्यता के पास घर कैसे थे, ईंट के थे। अब यहाँ आते हैं बच्चे लोग, इसकी पहली खोज 1850 ईस्वी के आसपास जब पंजाब के सिंध के पंजाब इलाके में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो वहाँ के जो क्या थे रेलवे कर्मचारी थे, उन्होंने जब खुदाई किया तो ईंट मिला। क्या मिला, ईंट मिला। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10,000 ईंट रेलवे कर्मचारियों ने कहाँ लगा दिए, रेलवे लाइन बिछाने में लगा दिए। तो बाद में पता चला कि तो बहुत पुरानी सभ्यता है। क्या, यह बहुत पुरानी सभ्यता है। बाद में जब वहाँ के जो अधिकारी थे जब आए तो देखा कि धीरे धीरे जब खोदा तो एक रूम मिला, या और ज़्यादा खुदाई करते गया तो एक घर मिला, उसके बाद बहुत सारे घर मिलने लगे। पता चला एक नगर की स्थापना हुआ था, एक नगर मिल गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खोज कब होता है, 1850 ईस्वी में पंजाब के रेलवे निर्माण के समय हड़प्पा अवशेष मिले। क्या मिले, हड़प्पा के अवशेष मिले। इस सभ्यता पाकिस्तान और भारत में फैली हुई थी। अभी हमने बताया कि सिंधु नदी पाकिस्तान के बीचों बीच जाती है। अब आधा सिंध भारत में, आधा सिंध पाकिस्तान में होता था, इसीलिए यह सभ्यता का जो विकास कहाँ हुआ है, भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली जानकारी मेसन ने दिया था। याद रखिएगा, इस सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी किसने दिया था, मेसन ने। किसने दिया था, मेसन ने। लेकिन इसका सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंघम ने। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंघम ने। याद कीजिएगा, किसने किया था, कनिंघम ने। लेकिन इसका नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था, मार्शल ने। किसने किया, मार्शल ने। अब खुदाई का श्रेय किसे दिया जाता है, दयाराम साहनी को। आनी हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी ने। यहाँ 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है। पहला, हड़प्पा सभ्यता की पहली बार जानकारी किसने दिया था, मेसन ने। इसका सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंघम ने। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था, मार्शल ने। इसकी पहली खुदाई का श्रेय किसे दिया जाता है, दयाराम साहनी को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना जानकारी हम लोग प्राप्त किए। पहला क्या किए बच्चे लोग, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 4700 साल पहले की है। इसकी पहली खोज 1850 ईस्वी के आसपास जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछा जा रही थी। अब ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, भारत और पाकिस्तान तक फैली हुई है। बच्चे लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके समकालीन सभ्यता, जब यह सभ्यता विकसित हो रही थी, पनप रही थी, तो इस सभ्यता के कुछ समकालीन सभ्यता थे जो इराक में थे, उसके बाद मिस्र में थे, उसके बाद चीन में भी सभ्यता थी। यानी इस सभ्यता के समकालीन सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ से पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, सुमेर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बच्चे, सुमेर नदी के किनारे है, इसीलिए इसे सुमेर नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है, इसीलिए नील घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा। और चीन की जो सभ्यता है, वहांग हो नदी, कौन नदी, वहांग हो नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, वहांगो नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता बच्चे लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध
किस सभ्यता से नहीं था? तो मेसोपोटामिया के सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध था। मिस्र की सभ्यता से भी इसका संबंध था, लेकिन चीन की सभ्यता से इसकी संबंध नहीं था। इसका कारण था कि जो चीन की सभ्यता थी या भारत की सभ्यता था, उसके बीच में हिमालय पर्वत था, इसीलिए भारतीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध चीन के सभ्यता से नहीं था, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता से था और मिस्र के सभ्यता से भी था। इसमें जलीय मार्ग भी थे, अवस्थल मार्ग से भी दोनों संबंध व्यापार किया करते थे, लेकिन चीन की सभ्यता के साथ हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। इसलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन थे, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता थे, लेकिन किससे व्यापारिक संबंध नहीं थे? तो चीन की सभ्यता से व्यापारिक संबंध नहीं थे। यहाँ तक आप लोग को कवर किया होगा बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं, मतलब ये कहाँ तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैला हुआ था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लमसम कितना फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, पूरब में इसका फैलाव कहाँ तक था और पश्चिम में इसका फैलाव कहाँ तक था। जब इसका आकार निकाला गया तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था बच्चे लोग? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार का। कैसा था? त्रिभुजाकार का था, जिसमें कुछ भारत में अवशेष मिले हैं और कुछ पाकिस्तान में अवशेष मिले हैं। लेकिन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे बच्चे लोग? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। अब हम लोग कवर करेंगे कि जो इसकी उत्तरी बिंदु था वो कौन था, इसकी दक्षिणी बिंदु कौन था, इसकी पूर्वी बिंदु कौन था और इसकी पश्चिमी बिंदु कौन था। और इसके ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे। उसके बाद जो उत्तरी बिंदु था किस नदी के किनारे बसे हुआ था, पश्चिमी बिंदु किस नदी के किनारे बसे हुआ था, यानी दोनों चीज हम लोग ट्रिक के माध्यम से आज याद करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे लोग कि जो सभ्यता विकसित हो रही थी वो सभी नदी के किनारे विकसित हो रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जलापूर्ति, कि मानव की आवश्यकता था कि वह जल आपूर्ति भी कर लेता था, और दूसरा कारण था कि मानव कृषि करना सीख गया था। तो कृषि कार्य में जो भी जलापूर्ति होती है वो नदियों से किस मार्ग से हो रहा था? नदियों पर हो रहा था। इसीलिए जितनी भी सभ्यता उस समय विकसित हो रही थी सभी की सभी नदियों के किनारे विकसित हो रही थी। इसीलिए आज जितने भी बड़े बड़े शहर आपको मिलेंगे सभी किसके किनारे मिलेंगे? नदियों के किनारे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज भी कहाँ बस रहे थे? नदियों के किनारे बस रहे थे, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी, जल की प्राप्ति करना था, इसीलिए वो नदियों के किनारे बस रहे थे। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उत्तर में जो फैला था वह राज्य जम्मू कश्मीर में था। कहाँ था? जो स्थान कहाँ था? जम्मू कश्मीर में, मांडा। कहाँ? मांडा। यानी इसकी उत्तरी बिंदु सिंधु घाटी के कहा जाता है। उत्तरी बिंदु कौन था? मांडा नाम का। क्या था? मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। क्या था बच्चे लोग? जम्मू कश्मीर में। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। यानी इसकी उत्तरी बिंदु मांडा, क्या कहा जाता है? मांडा, जो कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे थे? चिनाब नदी के किनारा था। कौन था? चिनाब नदी के किनारे थे। लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, अभी समझ लेते हैं कि उसकी उत्तरी बिंदु मांडा था, जो चिनाब नदी के किनारे थे, और क्या था? जम्मू कश्मीर में फैला हुआ था। जो इसकी दक्षिणी बिंदु है दायमाबाद। कौन था? दायमाबाद परवरा नदी के किनारे था। यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चे लोग? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? महाराष्ट्र में। यानी इसकी उत्तरी जो भाग था वो मांडा था, इसकी दक्षिणी भाग था दायमाबाद था, उत्तरी भाग चिनाबी नदी के किनारे बसा हुआ था, और जो दक्षिणी भाग था वो परवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। जब इसकी पूर्वी भाग देखते हैं, किसका? इसका पूर्वी भाग आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे था, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अभी यूपी में पड़ता है। अब इसकी जो पश्चिमी छोर था सुतका गेंडोर। क्या था? सुतका गेंडोर, दासक नदी पर, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ बच्चे लोग? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में फैला हुआ है। यानी हम लोग देखे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसकी उत्तरी बिंदु कहाँ था? मांडा था। इसकी दक्षिणी बिंदु कहाँ था? दायमाबाद था। इसकी पूर्वी आलमगीरपुर। अब इसकी पश्चिमी सुतका गेंडोर था।
जो उत्तरी बिंदु था कहाँ था, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। जो दक्षिणी था वो महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। जो पूर्वी था यूपी तक फैला हुआ था। और जो पश्चिमी था वो कहाँ तक फैला हुआ था, पाकिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन इसे याद करने में बहुत दिक्कत होती है ना, इसीलिए इसे ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद कर सकते हैं। अभी तो एक वर्तमान मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। सम, क्या बच्चे लोग, सम बराबर ऐड, इसे याद किया जा सकता है। सम बराबर ऐड, सम बराबर क्या कर सकते हैं, ऐड। तो स से क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोर। म से क्या हो जाएगा, मांडा। ए से क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। और डी से क्या हो जाएगा, दैमाबाद। इतना तो याद कर सकते हैं बच्चे लोग। सम बराबर क्या होता है, ऐड। सम बराबर ऐड, स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, उसके बाद ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। एक और ट्रिक आप लोगों को बता दूं कि सासू माँ, क्या, सासू माँ दामाद के साथ कहाँ भाग गई, आलमगीरपुर भाग गई। एकदम लेटेस्ट न्यूज है, आप लोग याद भी कर सकते हैं कि सासू माँ दामाद के साथ आलमगीर भाग गई। क्या, सासू माँ, लिख देते हैं यहाँ पर, सासू माँ दामाद के साथ कहाँ भाग गई, आलमगीरपुर भाग गई। वर्तमान में ये घटना आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर, तो आप लोग याद भी कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो चारों तरफ फैले हुए नगर थे उसके बारे में भी, कि सासू माँ किसके साथ भाग गई, दामाद के साथ आलमगीरपुर भाग गई। सासू से क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोर। माँ से क्या हो जाएगा, मांडा। दामाद से क्या हो जाएगा, दैमाबाद। आलमगीरपुर भाग गई से क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। यानी ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं कैसे कैसे थी। उत्तर में कौन था, मांडा, क्या था, मांडा। दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, दैमाबाद तक। पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था, आलमगीरपुर तक। और पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था, सुतका गेंडोर तक। यहाँ तक आप लोगों को बच्चे लोग समझ में आया होगा। ये ट्रिक भी याद रखिएगा, ये ट्रिक तो आप लोग को याद हो ही जाएगा कि सासू माँ किसके साथ भाग गई, दामाद के साथ आलमगीरपुर भाग गई। सासू से क्या बोलेंगे, सुतका गेंडोर। माँ से मांडा, दामाद से दैमाबाद, आलमगीरपुर से आलमगीरपुर। मांडा कहाँ पड़ता है बच्चे लोग, जम्मू कश्मीर में। सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। चलिए बच्चे लोग अब देखते हैं यहाँ पर ही कि इसकी उत्तरी सीमा, क्या, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट तक थी। इसका खुदाई किसने किया था, जगपति जोश ने। किसने किया था, जगपति जोश ने 1982 ईस्वी में किया था। जो इसकी पूर्वी सीमा था उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। अज्ञात शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। अज्ञात शर्मा के नेतृत्व में क्या हुआ, इसका उत्खनन हुआ, जो बाद में जाके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आए बच्चे लोग। अब आते इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर था। यहाँ से एक धातु का रथ मिला। क्या मिला बच्चे लोग, धातु का रथ मिला, जिसका प्रमाण अभी तक मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा, क्या बच्चे लोग, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में था, जो दासक नदी के तट पर फैला था। यानी इसके फैलाव के, इसकी सीमाओं के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी इकट्ठा कर लिए बच्चे लोग। यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिक जरूर याद रखिएगा। सासू माँ किसके साथ भाग गई, दामाद के साथ। कहाँ भाग गई, आलमगीरपुर भाग गई। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं बच्चे लोग इसके प्रमुख नगर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, कौन कौन नगर जो प्रमुख नगर थे। बाद में इन नगरों के बारे में एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन अभी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। कौन नगर मिला सबसे पहले बच्चे लोग, हड़प्पा। इसके प्रमुख नगरों की बात हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रमुख नगरों। हड़प्पा जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है बच्चे लोग, पाकिस्तान में है। ये वाला स्लाइड आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा कहाँ, बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा कहाँ, पाकिस्तान और पंजाब में मिलता है। इसमें एक विशेषता मिली है, भंडारण गिरी, यानी अन्न रखने के लिए एक क्या मिला, गोला मिला, घर मिला है जहाँ अन्न रखा जाता था। बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद मोहनजोदाड़ो कहाँ बच्चे लोग, पाकिस्तान और सिंध में। कहाँ, पाकिस्तान में।
जो सिंध इलाके में पड़ता है, वहाँ स्नानागार मिला यानी स्विमिंग पूल मिला। आप ही लोग सोचिएगा कि 5000 साल पहले लोगों के पास स्विमिंग पुल था, यानी ये सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता होती होगी, आप ही लोग अनुमान लगाइएगा। इसके पास पक्के सड़कें थी और पक्के मकान भी थे। लोथल कहाँ पड़ता है बच्चे लोग? गुजरात में। याद रखिएगा लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसमें भी गोदाम और मोहरे मिले हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। धौलावीर कहाँ पड़ता है बच्चे लोग? गुजरात में। धौलावीर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यह 3 भागों में नगर क्या थे? विभाजित थे। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अभी इन लोग आप लोग नहीं याद रखिएगा, मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीर कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चे लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सभ्यता की और क्या क्या विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन, मतलब यहाँ के जो सभ्यता विकसित हो रही थी उसके नगर नियोजन किस प्रकार के थे। तो आप लोग को बता दूं, नगर नियोजन को 2 भागों में बांटा गया था, एक ऊपरी और दूसरा निचली, यानी शहरी नगर भी थी और गांव सभ्यता भी था। अब आते हैं बच्चे लोग, शहर 2 भागों में बटे हुए थे। शहर कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे। समझिए बच्चे लोग, शहर जो कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे। एक ऊपरी नगर जिसे क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। और निचला नगर, क्या बच्चे लोग? निचला नगर। ईंटों से बने घर थे। आप ही लोग सोचिएगा, आज से 5000 साल पहले उन लोगों का घर कैसा था? ईंट के घर था। सोचिए आप ही लोग, इन लोगों का घर कैसा था? ईंट का घर था। गलियां सीधी थी और 90 डिग्री पर काटती थी। गलियां कैसी थी? सीधी थी और 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। आनी घर पर जाने के लिए चौड़ी सड़क हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चौड़ी सड़क हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चौड़ी सड़क हुआ करता था। अब पानी निकास करने के लिए क्या थी? गलियां थी, नलियां थी। पानी को निकास करने के लिए क्या थी? नलियां थी जो ढकी हुई थी। आज भी गांव में नली की क्या व्यवस्था नहीं है। आज भी गांव में अधिकतर लड़ाई किसके लिए हो रहा है? नलियों के चलते हो रहा है। माथा फोड़ दिया, उसका माथा फोड़ दिया, नली के चलते। आप भी सोचिए, आज से 5000 साल पहले, लमसम कितना? 5000 साल पहले इन लोग के पास क्या था? नलियां थी। और जो नलियां कैसी थी? ढकी हुई थी। घरों में क्या थे? कुएं थे। स्नाना क्या थे? घर थे। और आंगन भी होते थे। यानी ये सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई, इसका विनाश का कारण क्या क्या बना। ये सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नगर नियोजन के बारे में हम लोग जान गए बच्चे लोग। नगर नियोजन किस प्रकार बांटा गया था सर? 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊपरी दुर्ग और दूसरा निचली दुर्ग था। घर कैसे के थे? ईंटे के बने हुए थे। गलियां क्या थी? सीधी थी और चौड़ी सड़कें थे। पानी के निकास के लिए क्या था? नलियां था। और नलियां कैसी मिली है? ढकी हुई नलियां मिली है। घर में कुआं, स्नानागार, आंगन भी होते थे। बाद में पता चलेगा कि यहाँ की महिला क्या कर रही थी? फैशन भी कर रही थी। कहीं एक जगह से क्या मिला है? लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, चूड़ी का प्रमाण मिला है। सोचिए, फैशन पहले से कर रही है। महिला लोग को कम मत आकिएगा, इन लोग बहुत पीछे से ही फैशन में हम पुरुषों से क्या है? बहुत अधिक है। कभी मत सोचिएगा, जहाँ पुरुष का स्टाइल खत्म होता है वहाँ से महिलाओं का स्टाइल शुरू होता है। देखिएगा, उन लोग हंसती भी स्टाइल से है। हम लोग हंसते कैसे हैं? चुपचाप मुंह फाड़ दिए, हाँ। लेकिन उन लोग कैसे हंसेगी? मुंह झाप के हंसेगी, पूरा दम देखना, ढाक के हंसेगी, ऐसे करके हंसेगी। एक आगो महिला तो ऐसे है कि मुंह ढाकेगी भी तो सिंपल तरीका से नहीं ढाकेगी, ऐसे ऐसे हाथा घुरा लेगी, अब ऐसे करके ढाकेगी, हंसेगी। स्टाइल में बहुत आगे इन लोग। चलिए चर्चा करते हैं। हम लोग देख रहे थे नगर नियोजन। शहर 2 भागों में बटे हुए थे, एक ऊपरी दुर्ग, दूसरा निचली दुर्ग। ईंट के जो घर कैसे थे? ईंट के बने हुए थे। गलियां एकदम 90 डिग्री पर काटती थी। चौड़ी सड़कें थे। उसके बाद पानी निकास के लिए नलियां थी। नलियां ढका हुआ था ताकि बीमारी ना फैले। सोचिए, इन लोग कितना विकसित सभ्यता था। इन लोग का विनाश हो गया ना तो आज मानव और विकसित मानव होता नहीं होता। ये मानव अगर होता तो ये मानव और विकसित मानव होता। सोचिए, इन लोग के पास कितना दिमाग था, कितनी विकसित सभ्यता था इन लोग के पास। घर में क्या थे? कुएं थे, स्नाना घर था, और आंगन भी होते थे। चलिए बच्चों लोग, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, यानी इसका अर्थव्यवस्था क्या था, ये पैसा कैसे कमा रहे थे। अब इसको आपको मैं बता दूं, इसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन 26 अक्षर तक ये लिखना जानते थे। अभी साच मिला है कि 26 तक लिखना जानते थे। कहाँ तक?
26 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 26 तक लिखना जानते थे। इन्हें व्यापार कर रहे थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार कर रहे थे, मिस्र की सभ्यता से व्यापार कर रहे थे। इसका कुछ साक्ष्य भी मिला है कि जो बर्तन यहाँ मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो बर्तन कहाँ मिले हैं? मेसोपोटामिया के सभ्यता में। जो सिक्के यहाँ मिले हैं वो सिक्के कहाँ मिले हैं? मेसोपोटामिया के सभ्यता से मिले हैं। जो मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वही मोहर कहाँ मिले हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले हैं। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि लगता है कि दोनों के बीच क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। तो ये व्यापार भी कर रहे थे। इसकी अर्थव्यवस्था क्या था? आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता। कांस युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता था कि इस सभ्यता में जो मानव थे सबसे अधिक किसका प्रयोग कर रहे थे? कांसा का प्रयोग कर रहे थे। कांसा किसका बना होता बच्चे लोग? कांसा किसका बना होता? टीन और शीश का मिश्र धातु होता है तो कांसा बनता है। अन्य सभ्यता के पास कांसा का जानकारी था और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी जो था वह भी कांसा का जानकारी था, इसलिए दोनों के पास व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाता। इस सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कांस युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह कांसा का उपयोग करना जानते थे। लेकिन लोहा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोहा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आप लोग को पता होगा कि इस जो हम लोग मानव जी अभी रह रहे हैं जिस काल में, उस काल को क्या कहा जाता है? कल युग। क्या कहा जाता है? कल युग। कलयुग कहने के भी पीछे कोई कारण है, क्योंकि लोहा जो जहाँ बनता है उसे कल कारखाने कहा जाते हैं। क्या कहा जाता था? कल कारखाने कहा जाता था। लोहा को कल कारखाने कहा जाता था। अब ये जो मानव अभी वर्तमान के मानव है उसका मूल व्यापारिक कारण है वो क्या है? लोहा है। और लोहा के कारण इसे क्या कहा जाता है? कलयुग कहा जाता है। इसीलिए इसका व्यापार का मुख्य जो तत्व थे खोज किए थे, कांसा के खोज किए थे और कांसा का प्रयोग बहुत अधिक करते थे, इसलिए कांस्य युगीन कहा जाता है। हम लोग लोहा का प्रयोग अधिक करते हैं, इसलिए हम लोग को कलयुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग कहा जाता है। और धर्म ग्रंथों में अनेक बातें हैं इसके, लेकिन वो बात हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करते हैं इसे कांस्य युगीन कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। समय आया बच्चे लोग? अब आते हैं इसकी अर्थव्यवस्था क्या था। तो इसकी अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन था। हम बता चुके हैं पहले भी कि पूरा पाषाण काल, क्या बताए थे? पूरा पाषाण काल में मानव अस्थायी हो गया। और मानव के अस्थायी होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? कि मानव कृषि काज करना सीख गया था। अगर मानव कृषि काज करना नहीं सीखता तो शायद अस्थायी होता, लेकिन बहुत समय लगता और मानव अस्थायी हो गया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य अर्थव्यवस्था होगा वह किस पर आधारित होगा? कृषि और पशुपालन पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? कृषि और पशुपालन पर आधारित होगा। इसकी प्रमुख फसलें क्या था? गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों और चावल। क्या थे बच्चे लोग? गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों और चावल। उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे कि गेहूं का साज कहाँ मिला है, मटर का साज कहाँ मिला है, चावल सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं। सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग मोटा मोटी समझ जाते हैं। इसकी प्रमुख अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण क्या था? कि क्या करते थे? कृषि और पशुपालन पर आधारित था। इसकी प्रमुख फसलें थी, गेहूं था, जौ था, मटर था, तिल था, सरसों था और चावल थे। अब ये पशु भी पालना शुरू कर दिए थे। हम बता दिए थे पूरा पाषाण काल में इन लोग पशु पालना शुरू कर दिए थे। और ये सभ्यता उस सभ्यता से क्या थी? बहुत ज़्यादा विकसित थी। अब आते हैं कि गाय का पालन करते थे, भैंस का, भेड़ का, बकरी का और सुअर का भी पालन करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर का भी पालन करना शुरू कर दिए थे। व्यापार जो हो रहा था या तो बैलगाड़ी से होता था या नाव से होता था। क्या हो रहा था? या तो बैलगाड़ी से व्यापारी होता था, मेसोपोटामिया तक इसकी व्यापार मार्ग थे, समझ आया। उसके बाद या तो समुद्री मार्ग हो रहा था, समुद्री मार्ग के द्वारा किससे कर रहे थे? नाव से कर रहे थे। तो तांबा का जो साक्ष्य मिला कहाँ से मिला है? ओमान से। कहाँ से मिला है? ओमान से। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तीनों चारों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अवश्य याद कीजिएगा। तांबा का साक्ष्य कहाँ मिला है? ओमान से। सोना का कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। याद रखिएगा, सोना का साक्ष्य कहाँ मिला है? कर्नाटक से। टीन कहाँ से मिला है? ईरान से। कहाँ से मिला? ईरान से। और पत्थर कहाँ मिला? गुजरात और अफगानिस्तान से। एक बार आप हमारे साथ जरूर बोलिएगा, तांबा ओमान से। तांबा बच्चे लोग ओमान से, सोना कर्नाटक से, टीन ईरान से और पत्थर कहाँ से मिले? गुजरात एवं अफगानिस्तान से। कहाँ से मिले? गुजरात तथा अफगानिस्तान से। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि और पशुपालन पर थे। किस पर थे? कृषि और पशुपालन पर थे। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखते हैं कि इसकी पहनावा एवं गहने क्या थे। तो मैं बच्चे लोग, इस सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहन रहे थे, इसके पास गहने क्या क्या थे, इस सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कपड़े कपास के होते थे और ऊन के थे। कैसे थे बच्चे लोग? कपास और ऊन के थे। कपड़े कैसे थे बच्चे लोग? कपास और ऊन के थे। ठंडी के दिन में कैसा प्रयोग करता होगा? ऊन के कपड़े। गर्मियों के दिन में कैसा प्रयोग करता था? कपास के कपड़े प्रयोग करते होंगे। महिलाओं गहने और बालों में रिबन लगाया करती थी। आप ही लोग सोचिएगा, आज से 5000 साल पहले महिला क्या करती थी? बालों में रिबन लगाया करती थी। क्या लगाया करती थी? रिबन लगाया करती थी और गहने भी पहना करती थी। सोचिए कितनी विकसित सभ्यता थी। चलिए बच्चे लोग, गहनों में क्या क्या होता था? सोना का गहना, चांदी का, तांबा का, मनके आदि इनके क्या थे? गहने थे। अब आते हैं बच्चे लोग, ये पूजा किसके कर रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता किसकी पूजा कर रहे थे? चलिए बच्चे लोग देखते हैं, मातृ देवी का। क्या बच्चे लोग? मातृ देवी का। किसका कर रहे थे पूजा? मातृ देवी का। पशुपति शिव का। किसका पूजा कर रहे थे? पशुपति शिव का। वृक्ष का भी पूजा करते थे, सांप का भी पूजा करते थे, पशुओं के भी पूजा करते थे। देखिए बच्चे लोग, ये पूजा कर रहे थे किसकी? मातृ देवी की पूजा कर रहे थे, पशुपति शिव के पूजा कर रहे थे, वृक्ष के भी पूज रहे थे, सांप को भी पूज रहे थे और पशुओं को भी पूजा जा रहा था। इसमें पशुओं की हत्या, गौ हत्या बहुत बड़ा पाप था। इस समय गौ हत्या बहुत बड़ा पाप था। अगर किसी के हाथ से गौ हत्या हो जाता था तो उसे बहुत पापी माना जाता था। क्या माना जाता था? पापी माना जाता था। कई पक्के मंदिर मिले हैं। क्या बच्चे लोग? कई पक्के मंदिर नहीं मिले हैं, यानी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन मूर्ति का साक्ष्य मिला है। लिंग पूजा का प्रमाण है, यानी लिंग को पूजा जाता था। जो शिवलिंग होता है उसकी पूजने की प्रमाण यहाँ पर मिला गया है। इसकी धर्म पूजा आप लोग समझ में आ गया होगा। पहनावे और गहने भी समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। आगे पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या क्या हो रहे थे। चलिए यहाँ के लिपि के बारे में जानते हैं। ये लोग लिखना जान गए थे, लेकिन लिखना जान गए थे, इन लोग चित्र भी पारना जान गए थे, लेकिन हम लोग उसे नहीं पढ़ सके। आज तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा लिपि अब तक अपठनीय है। अपठनीय का मतलब बच्चे लोग पढ़ा नहीं गई है। क्या हुआ? पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा लिपि अब तक क्या है? अपठनीय है। क्या है? अपठनीय है। लेखन मोहरे बर्तन पर पाए गए हैं, यानी कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर क्या मिला है? मोहर मिला है और कुछ लिखा हुआ मिला है। क्या मिला है? लिखा हुआ मिला है। यानी लेखन मोहरे और बर्तनों पर क्या किए गए हैं? पाए गए हैं। आप लोगों को मैंने बताया था 26 तक अक्षर, लेकिन कोई भाषा प्रमाणित नहीं है। 26 तक अक्षर लिख लेते थे, लेकिन कोई भाषा प्रमाणित नहीं थे। व्यापार करने के लिए 1 से लेकर 26 तक अक्षर की जानकारी उसके पास थी, लेकिन कोई भाषा प्रमाणित नहीं है। वो कैसा लिखे थे लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब आते हैं इसकी कला और शिल्प क्या था। टेराकोटा के खिलौने क्या थे बच्चे लोग? टेराकोटा के खिलौने का प्रयोग करते थे। इसमें क्या थे? बैलगाड़ी, जानवर, हल, तांबा, कांसा, चांदी के बर्तन और गहने। एक मूर्ति मिली है वहां पर जो नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति मिली है? नृत्य करते हुए, मतलब डांस करते हुए एक मूर्ति मिली है वहां पर। क्या मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में डांस करते हुए मूर्ति मिली है। अब कहाँ मिली है वो अगले क्लास में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा सामान कहाँ मिल रहा था। कहाँ चावल के साथ है, कहाँ नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है, कहाँ कांसा का सामान मिला, कहाँ सोना के सामान मिले हैं, कहाँ चांदी के सामान मिले। ये सारे डिस्कस हम लोग करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे। अब पुजारी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है, यानी एक पुजारी मिला है जो क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे, यानी पुजारी का क्या मिला? मूर्ति मिला। और सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या था? लेकिन ये सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी, इसके पास सब कुछ था। समझ आया? व्यापार भी कर रहे थे, इसके पास कपड़ा भी था, ये लिखना भी जानते थे या पढ़ना भी जानते थे। अब इसके पास सब पूर्ण जानकारियाँ थी। ये इसके घर के बगल में स्नानागार था, कुआं था, नली था। उसके बाद नगर से विभाजन भी हो चुके थे 2 भागों में, एक शहरी नगर भी था, लेकिन फिर भी इसका विनाश का कारण बन गया। अब समझते इसका ये विनाश कैसे हो गया, इसका पतन कैसे हुआ। इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था बार बार क्या हो रहा था? बाढ़ का आना।
क्या हो रहा था बच्चे लोग, बार बार बाढ़ का आना, और दूसरा नदियों का मार्ग बदल जाना। जिस प्रकार बिहार में कोसी नदी अपनी मार्ग बदल देती है, उस प्रकार सिंधु नदी भी क्या कर रही थी, मार्ग बदल रही थी, यानी बार बार बाढ़ आना और नदियों का मार्ग बदलना। और तीसरा कारण था आर्यों का आक्रमण, यानी जो आर्य लोग थे, जो आर्य लोग जो पश्चिम यानी उत्तर या पश्चिम उत्तर पश्चिम से लोग आक्रमण कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। आर्यों का आक्रमण भी होगा। और जलवायु परिवर्तन, क्या हो रहे थे, जलवायु परिवर्तन हो रहे थे, महामारी और व्यापार में गिरावट, यह था क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बन गया। कहा जाता है, ऐसे तो कोई साक्ष्य नहीं है कि इसकी पतन का क्या प्रमुख कारण है, ये अनुमानित किया गया कि बार बार बाढ़ आ जाना, नदियों का मार्ग बदल जाना, यही होगा इसका पतन का कारण, ऐसा अनुमानित लगाया गया है। लेकिन कोई पुख्ता कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास कि इनमें से कोई भी हो सकता है। नदियाँ मार्ग भी बदल सकती है, आर लोग आक्रमण भी कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, बार बार बाढ़ भी आना हो सकता है। लेकिन बाढ़ आना सबसे ज़्यादा साक्ष्य है, मतलब बाढ़ आना सबसे पुख्ता सबूत है कि इस सभ्यता का क्या हुआ होगा, पतन हुआ होगा। कहा जाता है कि इस सभ्यता में जब क्या हुआ होगा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था, है ना। उस समय पृथ्वी का जब तापमान बढ़ गया था तो नदियाँ बिना बारिश के नदियों में क्या हो गया था, जल का स्तर बढ़ गया था, और जिसके कारण वहाँ पूजा पाठ बहुत अधिक करते थे। पुजारी मूर्ति मिला है यहाँ देखिएगा आप लोग, पूजा भी करते थे इन लोग। अब इन लोग अंधविश्वास थे, इसी कारण जगह जगह पर हवन करना शुरू कर दिए। हवन पहले बहुत बड़ा हवन होता था, आपका हवन है, आपका पंडित जो तो क्या करता है, थोड़ा सा हुमा लाता है, ओम नमः शिवाय, हो गया हवन, है ना। उन लोग बहुत बड़ा बड़ा हवन करता था, लगभग एक एक महीना तक क्या चलता था, हवन का कार्य चलता था। अब इन लोगों को लगा कि इंद्र भगवान क्या हो गए, क्रोधित हो गए। एक तो क्या हो गया था, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था, जिसके कारण नदियों का जल स्तर क्या हो गया था, बढ़ गया था। दूसरा में कोई आके कह दिया कि इंद्र भगवान क्या हो गए हैं, गुस्सा गए हैं, इसी तो बिना बारिश के क्या हो गए हैं, बाढ़ आ रहा है। तब अब इन लोग क्या किया कि बहुत बड़ा बड़ा हवन करना शुरू कर दिए, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान और बढ़ गया होगा और कस कर बाढ़ आ गया, और ये सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। लेकिन ये सब सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई पुख्ता जानकारी हम लोग के पास नहीं है। हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चे लोग, ये पूरी सभ्यता की जानकारी बारे पढ़े। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुत बड़ा जो बड़े बड़े नगर हैं, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ, राखी गढ़ी से क्या प्राप्त हुआ, लोथल से क्या प्राप्त हुआ, यानी कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देंगे। बच्चे लोग, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चे लोग, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।